तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 अध्याय अवकल समीकरण अध्याय नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे और समझेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और हमारा आइडिया भी समझ में आएगा। और भैया चैप्टर अगर कंप्लीट करना है पूरा सही तरीके से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो भैया शुरुआत से लग जाइए। अब टाइम नहीं है पढ़ने का, क्योंकि अब आपको कुछ गर्मियां सता रही होंगी और समस्याएं होंगी, लेकिन नहीं फिर भी आप टाइम निकाल कर पढ़िए। तो फिर आपका जो गणित है वो अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आगे की प्रक्रियाओं में आप सवालों को कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 अवकल समीकरण एक्सरसाइज 9.3 को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मतलब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा थ्योरी टाइप से लिखा है, उसको ही हम लोग अवकल समीकरण में चेंज करके उसका हल ज्ञात करेंगे, विशिष्ट हल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, हम पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, इसमें व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, हमने नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ के बताएंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 9.3 है, कक्षा 12 है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चैप्टर है और चैप्टर 9 है। देखिए, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो देखिए बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है। किसी भी x y बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको, देखिए हम बताते हैं dy/dx होती है किसी भी, तो हम यहाँ से इसका हल लिखने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये आपको कंडीशन दी गई है, ये 0,2 यानी x 0 है और y जो है -2 है। इससे हम लोग विशिष्ट हल प्राप्त करेंगे। तो देखिए, थोड़ा बहुत अगर आपने समझा है, पढ़ा है तो आपको अच्छा आएगा, ठीक है। अगर शुरुआत ही करनी है, शुरू से पढ़ना है, तो आप अवकल समीकरण चैप्टर की शुरुआत से पढ़िए, ठीक है। हमारे वीडियो जो हैं सभी पढ़े हुए हैं पीछे के, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें देखिए प्रश्न के अनुसार दिया गया है किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो कुछ ना करिए, आप लिखिए प्रश्नानुसार, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात कर रहे हैं, तो किसी भी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बिंदु y निर्देशांक के गुणनफल, यानी कि हम अगर कहें तो y का यहाँ गुणा कर दिया जाए, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम लोग चल ही रहे हैं, y का गुणा उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर हो गया। देखिए, हमने स्टार्ट कर दिया इसको। अब आपको करना है क्या, अवकलन करना और समाकलन करना है। वो भी हम लोगों को कब करना है, थोड़ा सा इससे सेट करेंगे। तो देखिए, dx को उधर ले जाइए, यहाँ देखिए y dy बराबर x dx हो गया। भैया x ये है, dx ये है। चलिए हम लोग समाकलन कर देंगे अगली लाइन में, y dy बराबर x dx, ठीक है बच्चों। समाकलन करना आपको आता है, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पर y का y के सापेक्ष, तो y²/2, यहाँ पर बच्चों x²/2 और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देना है आपको, कुछ नहीं, सब सरल है। देखिए, समाकलन का सूत्र लगा दिया हमने बच्चों, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1/n+1, और भैया एक कांस्टेंट तो अनिश्चित समाकलन में जुड़ता ही है। तो देखिए, अब हमें कंडीशन दी गई है कि x बराबर हमारे पास 0 है और भैया y बराबर हमारे पास -2 है। तो क्यों ना इसमें हम ये मान रखेंगे, तो हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, y बराबर -2 है तो ये 2 का वर्ग हो गया, बटे में 2 है, x बराबर 0 है तो ये तो टर्म ही 0 हो गया, प्लस c।
तो 2 दूनी 4 हो गया, 4/2, यानी कि सी बराबर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। सी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। सी का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो हमारा y²/2 बराबर x²/2 प्लस 2। ठीक है, हमने सी का मान वहाँ रख दिया। थोड़ी सी आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्या करोगे, कैलकुलेशन में क्या करोगे, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा भाग कर दीजिए, यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये जो सॉल्यूशन है y²/2, यहाँ पर x²/2 और प्लस 4/2 हो गया। भैया 2 को यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा जो है आंसर y² बराबर x² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हम लोगों का आंसर है। इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, अगर यहाँ देखा जाए तो y² माइनस x² बराबर 4 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही लिख सकते थे। तो समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन, बिल्कुल हमने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो अगला क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको हम समझा पाएंगे। नहीं तो हम किताब से पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन लिखा होता है तो बच्चों की ज़्यादा समझ में आता है। तो अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन को लिख लिया है, तो इसे भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने 17 नंबर को किया है, बिल्कुल सेम आइडिया से क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट अलग है। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, ये तो आपने अभी बात की थी, dy/dx हो गई। स्पर्श बिंदु को बिंदु 4 -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है यदि वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता हो। तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, बड़ी सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो देखिए एक्स वाई बिंदु पर कितनी होगी, अभी हम लोगों ने बात की थी dy/dx। फिर देखिए आपको ये पता है, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने कहा है स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम मान लें भैया, इस मान क्या लें यहाँ पर, स्पर्श बिंदु x, y और -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। देखिए, इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपको देखिए हम ये बताते हैं आपको। प्रवणता, कभी आपने कक्षा 10 में प्रवणता निकालने का सूत्र पढ़ा होगा, y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है बच्चों, ये ध्यान होगा आपको। तो कुछ नहीं, ये आप x1 करिए, इसको y1 करिए, इसको भैया x2 कर दीजिए, इसको y2 कर दीजिए। ठीक है, तो प्रवणता आपको निकालनी है y2 यानी कि -3, या तो भैया ऐसा सूत्र लगा दीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है y1 - y2 बटे x1 - x2, ऐसा भी सूत्र लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग y2 - y1 कर रहे थे, तो y2 कितना है -3, y1 कितना है y। ठीक है, चलिए लिख दिया हमने। x2 हमारे पास -4 है। ठीक है बच्चों, और भैया x1 हमारे पास -x है। थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस को कॉमन कर लें तो ये y+3 हो जाएगा,
यहाँ से भी अगर माइनस को कॉमन कर लें तो ये x+4 हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म कर दीजिए। तो बच्चों ये हमारी प्रवणता आ गई y+3 x+4, ठीक है, किसकी, स्पर्श बिंदु और -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता आ गई। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखिए, स्पर्श बिंदु को बिंदु 4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ठीक है, ये जो प्रवणता है इसकी दुगनी है। तो हम प्रश्न के अनुसार अगर लिखना चाहें तो dy/dx बराबर 2 y+3 बटे x+4 ऐसा हो जाएगा। बच्चों देखिए, हम लोग प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, जैसा उसमें दिया गया है वैसा लिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, ये आपको निकालना था। तो इससे हम लोग अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए, इस y+3 को बटे में ले आइए, dy बटे y+3, ठीक है बच्चों। और यहाँ 2 है, यहाँ पर x+4 है, और भैया इधर से हम dx को ले आए। अब कर दीजिए समाकलन। ठीक है बच्चों, ये समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये log y+3 का मॉडुलस हो गया। यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेते अगर तो log x+4 का मॉडुलस हो गया, प्लस एक कांस्टेंट आपको जोड़ देना है। तो देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या करें, हम लोग देखिए हमें कांस्टेंट का मान भी निकालना है, क्योंकि हमारे पास x बराबर -2 है और y बराबर 1 है, दी हुई है कंडीशन। ठीक है, इसको रख देते हैं। तो y बराबर 1 है, यही यहाँ रखोगे तो ये log 4 हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। यहाँ पर रखोगे 2 log, यहाँ पर x की जगह -2 लाओगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और प्लस का c है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब अगर हम इस 2 को यहाँ ले जाएं तो कहीं ना कहीं ये भी 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 2 को यहाँ ले गए, इधर से ये log 4 है ही, ये c हो गया। इसको भी अगर हम देखिए लिखें तो इसको भी हम लोग log 4 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी है log 4, इधर भी है, तो c बराबर आपका मान 0 आ गया है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ रख दीजिए c का मान 0, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के हम देखें तो log y+3 बराबर log x+4 इंटू में 2 है, c का मान 0 हो गया। थोड़ा सा अगर इसको 2 को ऊपर ले जाएं तो देखिए log y+3 का मॉडुलस log x+4 को हम लोग ऊपर ले आए। ठीक है, आपको पता है ना, log से log हटाइए तो देखिए y+3 बराबर x+4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहें तो यही आंसर है अपना, यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपको ना दिखे तो यहाँ देख लीजिए x+4 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अपना आंसर देखिए, ये आंसर सही है। अगला सवाल हम लोग अभी लिख रहे हैं, फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना सवाल नोट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। तो देखिए बच्चों, ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर समझें। ठीक है, सब सवालों को छोड़कर इस एक्सरसाइज में इस सवाल को तो समझ ही लें। आपको जब भी सवाल मिलेगा तो 8 नंबर में मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपना सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल पढ़ने से हमारे लोगों के अंदर समझ विकसित होती है कि हमें करना क्या है। तो देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। तो देखिए, गुब्बारा जो है गोलाकार है, जिसमें हवा भरकर उसको फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से चेंज हो रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है। फिर उसके बाद में यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, ठीक है, 3 यूनिट है,
और 3 सेकंड बाद त्रिज्या 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए समझने का आप भी प्रयास कीजिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए गुब्बारे का आयतन स्थिर गति से बदल रहा है, उसको हम लोग k मान लेते हैं, जो k एक कांस्टेंट मान लिया। तो देखिए, तो आयतन, जब भी कभी आप आयतन का यूज करें तो भैया v से उसको डिनोट करते हैं, dv अपॉन dt। कैसे बदल रहा है? स्थिर गति से। ठीक है बच्चों, ये आयतन चेंज हो रहा है t के सापेक्ष स्थिर कांस्टेंट गति से बदल रहा है, स्थिर गति से। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, एक बात समझ में आ रही है कि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, d अपॉन dt और भैया b की जगह 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, बराबर k है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आई। तो देखिए इस 4/3 पाई एक कांस्टेंट की तरह हमारा काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, 4/3 पाई d अपॉन dt आर क्यूब बराबर k। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। और थोड़ा सा हल करें तो 4/3 पाई, ये इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो 3r² इंटू डी आर अपान डी टी हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर k चल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास 4 पाई r² डी आर अपान डी टी बचा है, इधर k है। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करिए। देखिए बच्चों, 4 पाई r² डी आर बराबर k डी टी कर सकते हो, कोई समस्या तो नहीं आपको। चलिए अब हम लोग समाकलन करते हैं। 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, r² डी आर इज इक्वल टू k भी एक कांस्टेंट है, 1 डी टी। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। तो थोड़ा और बढ़ें तो 4 पाई r³/3 बराबर k टी प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना है आपको, उसको c जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एक ये समीकरण आया है। ठीक है बच्चों, कितना समीकरण आया है देखिए, इसको अलग रखिए। हमारे पास आया है 4/3 पाई r³ ठीक है, देखिए 4/3 पाई r³ बराबर हमारे पास आया है के टी प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 1 दे दिया आपने। अब देखिए बच्चों, करना क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, तो प्रारंभ में जब कोई टाइम नहीं होगा, मतलब प्रारंभ शुरुआत में, तो t बराबर 0 और r बराबर कितना है, 3 इकाई। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति ये है, t बराबर 0, r बराबर त्रिज्या बराबर 3 इकाई। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको ही इसमें रख दें। तो देखिए 4/3 पाई r की जगह 3 3 के तो है नहीं हमारे पास, 0 है प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा हल करें बच्चों, तो देखिए 4π/3, यहाँ इसको 3 कर सकते हो, इधर c हो गया, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 तियाँ 9, 9 चौक 36 पाई। ठीक है बच्चों, ये एक c का मान आया है 36 पाई। इसको यहीं रहने दीजिए। ठीक है, यहीं पर रहने दीजिए, आगे इसको कामयाब करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग c का मान यहाँ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
थोड़ी दूसरी कंडीशन का यूज करके हम लोग यहाँ से के का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अब दूसरी स्थिति में, ये तो फर्स्ट स्थिति थी, दूसरी स्थिति में देखिए हमारा, देखिए t बराबर 3 सेकंड है, t बराबर 3 सेकंड, ठीक है बच्चों, और r बराबर हमारे पास 6 इकाई है, ठीक है बच्चों, 6 इकाई। चलिए इसमें रखिए, तो देखिए समीकरण 1 में ही रखिए 4 पाई बटे 3 और r बराबर कितना रखोगे 6, 6 पर घात 3 और t की जगह कितना रखोगे 3, तो 3k, ठीक है बच्चों। देखिए थोड़ा सा आप समझिए, हम इस c का मान भी यहीं रख रहे हैं, तो रख दीजिए 36 पाई, रख लिया हमने भाई, क्योंकि हमें देखिए इस कांस्टेंट का मान निकालना है। 36 पाई रख दीजिए या फिर c रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, c बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा तो 4 पाई गुणे 6 बटे 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखा तो 3k प्लस 36 पाई है। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए तो ये 2 हो गया, 36, 36 हो गया, 36 दूनी 72, 72 चौकू कितना होता है, 4 दूनी 8 और 7 चौकू 28, 288, ठीक है। इधर देखिए 288 पाई और ये 36 पाई यहाँ से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3k, इधर 3k बचेगा। तो देखिए 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, ठीक है। यहाँ 252 पाई बराबर 3k, ठीक है बच्चों। 3 का यदि हम लोग भाग लगा दें तो k बराबर बच्चों 3 का यहाँ भाग लगाएंगे, 3 अट्ठे, ठीक है, 8 24 और 3 चौकू 12, 84 पाई आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए अब 84 पाई आ गया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो t सेकंड, अब मतलब हमारा t बराबर तो t सेकंड है, ठीक है, और क्या करना है, r को ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात आपके। तो देखिए इसमें रखिए इन k का मान और c का मान इसमें रखिए, तो 4/3 पाई, r तो निकालना ही है आपको, ठीक है, r की घात 3 और k का मान आपका 84 पाई और भैया t तो t ही है, प्लस c की जगह कितना है 36 पाई। समझ में आई बात आपके। तो देखिए अब क्या करोगे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए आपको निकालना है r, ठीक है, उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लें तो देखिए 4 का यहाँ भाग लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, इसको ख़त्म कर दीजिए, 4/3 r3, तो ये हो गया 84t प्लस 36। अब 4 का अगर हम लोग भाग लगा दें तो देखिए r3/3, 4 का भाग लगाएं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21t और 4 नेम 36, ठीक है। अगर बच्चों हम 3 का यहाँ गुणा कर दें तो ये हो गया 21 63t और 9 27, तो इधर से r3 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपके। अब भैया चूंकि हमें r निकालना है तो 63t प्लस 27 पर घात कितना कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिए तो हम लोग देखते हैं हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो यही बच्चों अभिष्ट त्रिज्या है, तो हम लोगों ने इसको सही निकाल लिया है।
तो आप कंडीशन को समझिए। सबसे पहले आपको देखना है कि सवाल में क्या क्या दिया गया है और कैसे क्या करना है। ये अवकल समीकरण बना के आप थोड़ा सा हल करेंगे और भैया आप एक समीकरण बना लेंगे। उसमें दो कांस्टेंट मिलेंगे आपको। दोनों कांस्टेंटों के लिए कंडीशनें दी गई हैं, क्योंकि उन्हीं कंडीशनों से हमें मान प्राप्त होता है। एक कंडीशन फर्स्ट है, दूसरी कंडीशन सेकंड है। फिर इन्हीं दोनों कांस्टेंटों का मान आपको इसी समीकरण में रख देना है, क्योंकि आगे जो कंडीशन दी गई है वो टी की जगह टी ही दिया गया है और त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो बच्चों ये अपना आंसर है, ये अभिष्ट त्रिज्या है उस गुब्बारे की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के क्लास में बच्चों 3 सवाल किए हैं। तीनों सवालों को आप शुरुआत से देखिए, समझिए, समझ में आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, भाई बहनों को बताएं और वीडियो को अंत तक देखें तो आपके समझ में आएगा गणित। ठीक है, धन्यवाद।